कल के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। अभी यूनिट फर्स्ट का ही ये पार्ट चल रहा है, तो देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन है, द डिवाइसेस दैट यूज्ड टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग्स, उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं जो सिंगल या मल्टीपल कलर्ड इमेजेस आपको या ड्राइंग्स होते हैं स्क्रीन पे दिखाते हैं। ऑप्शन है मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। क्या होगा इसका सर आंसर? बी। डी। The devices that used to give single or multiple colored images and drawings। देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर इसका सी है। देखो, प्रिंटर जो होता है, हम इसकी बात करें, मॉनिटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस। जो देखो यहाँ पे लिखा है, जो प्लॉटर्स हैं ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमें कलर्ड इमेजेस देते हैं। इसमें इंक पेन होता है और इंक जेट्स यूज करते हैं। तो वो नॉर्मल जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें क्या रहता है, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया या इंकजेट प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए, वो क्या रहता है कि वो जनरली वो भी छोटे A4 के साइज पेजेस में प्रिंट आउट देते हैं। वो टेक्स्ट मैटर जो होता है उसका प्रिंट आउट अच्छी तरह से देता है। लेकिन ग्राफिक्स की बात करें या कलर्ड इमेजेस की बात करें तो इन सभी से नॉर्मल प्रिंटर से आप नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं कहूँ कि आपको एक बहुत बड़ा बैनर का प्रिंट आउट निकालना जिसमें कि बहुत सारे मल्टीपल कलर्ड हो, मतलब जिसमें कलर्स की कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा हो, ऐसे केस में नॉर्मल प्रिंटर्स नहीं काम कर पाते हैं। तो उसके लिए जो प्रिंटर हम लोग यूज करते हैं वो प्लॉटर्स कहलाता है। प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर होता है, लेकिन प्लॉटर ये नाम है प्लॉट जो करता है। इस तरह से बड़े बड़े जो स्क्रीन जो बैनर्स होते हैं उनमें प्रिंट आउट लेने के लिए, जिसमें कि किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट रहता है, उसमें काफी कलर्स भी रहते हैं। तो ऐसे चीजों को जैसे मल्टीपल कलर्ड इमेजेस हो, कुछ इमेजेस यहाँ बने हैं कुछ यहाँ बने हैं और काफी इंटेंस उसमें ग्राफिक्स इसमें लगा हो, कलर्स इसमें ज्यादा हो, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर प्लॉटर है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। A monitor looks like a television and are normally used with non-portable computers। डैश एक ऐसी चीज है जो मॉनिटर जैसे दिखता है और अपने जो घर पे जो टीवी होता है उसकी तरह रहता है, एंड नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे मॉनिटर का नाम बताना है जो कि नॉन पोर्टेबल है और टीवी की जैसा रहता है। तो CRT दिया है, LCD है, LED है, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हैं। क्या हो सकता है? CRT। LED। नहीं, इसका आंसर जो है CRT आता है। तो यहाँ पूछ रहा है मॉनिटर है ना, कि ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कि टीवी जैसा दिखे और नॉर्मली यहाँ पे जो वर्ड जो एम्फेसाइज्ड है वो नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम है। मतलब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे मॉनिटर की जो कि नॉन पोर्टेबल है। अब जैसे LCD जो होता है, लिक्विड, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये जैसे मैं अभी लैपटॉप में जो मेरी स्क्रीन है LCD हो गई है ना, या किसी किसी में LED स्क्रीन भी आती है, जो नॉर्मल जो फ्लैट जो मॉनिटर्स आते हैं LED स्क्रीन वाले रहते हैं, या फ्लैट मॉनिटर्स हो गए। ये सारे ये तीनों जो है ये क्या है, पोर्टेबल है। मतलब इनको आप आसानी से कैरी कर सकते हो। जबकि जो आपका जो CRT है वो क्या है, बड़ा रहता है, यानी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब जो है पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो पुराने समय के जो टीवीज आते थे इसमें कि कैथोड रे ट्यूब लगा रहता था, उसकी मदद से टीवी के स्क्रीन पे पिक्चर्स बनते थे। तो ये कैथोड रे ट्यूब जो है नॉन पोर्टेबल है। आप आमतौर पे जैसे जो बड़े मॉनिटर्स होते हैं CRT वाले, आप चाहो तो उसको अकेले खुद नहीं ले जा सकते हो।
गाड़ी पे भी ले जाना हो तो आप कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए उसको कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो ऐसा मॉनिटर जो कि नॉन पोर्टेबल है, वो आपका आंसर आ जाएगा CRT। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCI स्टैंड्स फॉर, PCI का फुल फॉर्म क्या है बताओ। सर सी। सी बोल रहे हो, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरेक्शन। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। क्या इसका आंसर ए है। देखो PCI जो होता है इसका फुल फॉर्म है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है बाहर की चीज, आउटसाइड वाला जो पार्ट होता है। और कंपोनेंट मतलब जो पार्ट्स उनको लगाना चाहते हो। और आई से होता है इंटरकनेक्ट, है ना। तो इसका सही आंसर है ए है। ये याद रखना है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, है ना। इसे पार्शियल है, पेरिफेरल, ये सारी चीजें गलत हैं इसमें। अब देखो डायग्राम में देख सकते हो, आपका जो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, कभी CPU बॉक्स वगैरह खोल के देखते हैं, तो उसमें ये जो देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन व्हाइट रंग का, इसको ही कहते हैं PCI स्लॉट। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो कंप्यूटर्स में काम करने के लिए जो चीज चाहिए सारी चीजें उसमें रहती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से किसी मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या गेम्स खेलने के लिए आपको कोई कार्ड लगाना चाहते हैं, तो आप वो मार्केट से अलग से खरीद के कंपोनेंट को आप इन स्लॉट्स में लगा सकते हैं, PCI स्लॉट्स में। होगा क्या, कंप्यूटर की जो काम करने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 PCI स्लॉट्स बोलते हैं इनको, यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यहाँ पे आप चीज़ों को लगा के कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है काम करने की, या उसकी जो वर्सटिलिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये रहता है PCI। ये कई सालों से इसमें आ रहा है मदरबोर्ड में, और अभी भी जो डेस्कटॉप के जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये उसमें अभी भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU। उस कंपोनेंट का नाम बताना है जो CPU में इंटरनल स्टोरेज का काम करता है। ऑप्शन है रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर्स, कंट्रोलर्स, इंटरनल चिप्स। अब ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, और इंटरनल चिप्स क्या होते हैं। अगर इसका मीनिंग मालूम है तो आप इसमें से ये बताना, इन चारों में से कौन सा है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मेमोरी का काम करता है, बताइए। क्या हो सकता है इसका आंसर। डी। प्रोग्राम काउंटर्स बोल रहे हो, और ये सर डी बोला, डी। डी बोले, इंटरनल चिप्स आपने बोला। और आर्यन आपका क्या जवाब है। सर डी। डी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए है। देखिए क्या होता है, अब इन चीजों को समझ लेते हैं, है ना, क्यों है ये। देखो प्रोग्राम काउंटर्स क्या होता है, जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोडिंग करते हैं, तो हम क्या होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, 1 इंस्ट्रक्शन, देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, ऐसे हजारों इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। तो इंटरनली इन सब की नंबरिंग रहती है कि पहला पहला सेकेंड थर्ड, इस तरह से। तो जब उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हो आप, तो हमें कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा कि मैंने फर्स्ट एग्जीक्यूट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। तो वो मेंटेनेंस क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर्स के द्वारा होता है, जो काउंटिंग करके रखता है कि ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया और नेक्स्ट मुझे सेकेंड ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये प्रोग्राम काउंटर्स बेसिकली प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को काउंट करके नेक्स्ट किसको चलाना, वो उस चीज को स्टोर करके रखता है ना। कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स इनपुट आउटपुट और मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में
चीजों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ भी डाटा स्टोरेज करने का कोई सवाल नहीं है। इंटरनल जो चिप्स होते हैं, इंटरनल चिप्स का मकसद रहता है जनरली किसी चीज की प्रोसेसिंग करने का होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो छोटे छोटे हो गए, ग्राफिक प्रोसेसर हो गया, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है रजिस्टर है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये छोटा सा लेकिन बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। और जैसे आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स को आप रजिस्टर्स में स्टोर कर सकते हो और इन वेरिएबल्स से वैल्यू आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसमें जो मेमोरी का इस्तेमाल होता है वो रजिस्टर्स होता है। इसके अलावा मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी भी होते हैं, लेकिन वो बड़े लार्ज स्केल के मेमोरी स्टोरेज होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो मेमोरी जो यूज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए ताकि वो टेम्परेरी चीज़ों को स्टोर कर सके। तो टेम्परेरी चीज़ों को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो उस मेमोरी का नाम कहलाता है यहाँ पे रजिस्टर्स है। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? इसका जो समरी है, फास्ट मेमोरी होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस जैसे होते हैं। नहीं, रेजिस्टेंस अलग होता है, ये रजिस्टर्स है। रेजिस्टेंस जो होता है ना वो आप जब आप जैसे आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं, इस तरह से रहता है, वो छोटा सा रहता है, उसमें कलर कोडिंग की रहती है, रेड ग्रीन करके 3 कलर्स रहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके फ्लो को या तो कम मतलब उसको कम करता है। तो कितना कम करना है? फ्लो चार्ज। हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा कभी सर्किट्स में छोटे से बड़े लगे रहते हैं, वो चीज अलग है। रजिस्टर्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसमें फोटो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दिया हुआ है। ये जो छोटे छोटे चीज देख रहे हो आप, यहाँ भी जो छोटा सा पार्ट है ये आपका रजिस्टर है, जिसमें कि टेम्परेरी मेमोरी है, फास्ट मेमोरी, जिसमें कि आप चीजों को स्टोर, ये और दूसरा रजिस्टर में एक समय में एक ही चीज को आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि रैम होता है और हार्ड डिस्क होती है, उसमें मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हो, लेकिन रजिस्टर में आप सिंगल चीजें ही स्टोर कर सकते हो। जैसे एक्स की वैल्यू 5 हो गई, तो ऐसी चीजों को हम लोग रजिस्टर्स यूज करते हैं, है ना। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये जो पार्ट है ये आपका इंटरनल चिप हो गया, इसका काम रहता है कोई छोटे मोटे चीज प्रोसेसिंग के लिए दिया होगा। और ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये आपके आपके मेमोरी रजिस्टर्स कहलाते हैं ये। तो ये तो आपको एक सर्किट बोर्ड का दिखा रहा हूँ। वैसे ही सीपीयू का पूछा था, तो सीपीयू का जो डायग्राम रहता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके अंदर भी इससे भी छोटे छोटे चीजें उसमें रजिस्टर्स के रूप में लगे रहते हैं, जो कैलकुलेशंस करने में, टेम्पररी चीजों को स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको बताना है यहाँ पे मेमोरी जो होते हैं कंप्यूटर में कितने टाइप्स के होते हैं, बताओ। बी। बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भरने के लिए भरना है तो आप प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। बाकी में प्राइमरी मेजर है, माइनर मेजर है, ये है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये आपका इसमें जिस कंपोनेंट का नाम आता है वो कहलाता है आपका रैम कहलाता है ना। इसमें मेमोरी में डाटा जो स्टोर करते हैं टेम्परेरी आता है। जब रैम में से डाटा को आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गए, डाटा कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं वो सेकेंडरी कहलाता है, और प्राइमरी आपका टेम्परेरी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। अब इसमें जो मीनिंग जो पूछ रहा है, ये जो एक वर्ड है, वो एक दो चीजें रहती है, एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा नॉन वोलाटाइल है। बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी और कैश। सर डी। कैश। कैश। देखते हैं इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर गलत आपने बताया, इसका आंसर है सेकेंडरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन, देखो वोलेटाइल, पहले वोलेटाइल के मीनिंग समझते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है कि
जैसे एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल होता है, बट वैसे मैं बोलूँगी पेट्रोल एक वोलेटाइल लिक्विड है। तो आप क्या समझेंगे, पेट्रोल को आप जैसे ही बाहर ओपन रखोगे ना, तो उसकी तो खुशबू आती है और वो जल्दी से मतलब उड़ भी जाता है, मतलब खत्म भी हो जाता है अगर उसको कंटेनर में अगर स्टोर करके नहीं रखोगे आप। उसी तरह कई सारी स्पिरिट्स होती हैं, आप उनको जो अच्छी स्मेल होती है, उनको आप ढक्कन खोल दोगे तो आसानी से उड़ जाता है ना, जब तक उसको आप बंद करके ना रखें। तो वोलेटाइल का मतलब है कि ऐसी चीज जो कि जब तक उसको आपने सिक्योर करके रखा है तो रहेगा, जैसे सिक्योरिटी आपने हटाई तो वो चीज वहां से गायब हो जाती है। तो और नॉन वोलेटाइल मतलब कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डाटा उसमें परमानेंटली स्टोर रहता है, कहने का मतलब है। तो वोलेटाइल का मतलब हुआ कि जिसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं, और नॉन वोलेटाइल जिसमें कि डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। दूसरे शब्दों में बोले, जब तक पावर सप्लाई ऑन रहती है और पावर सप्लाई जाने के बाद भी अगर डाटा आपका एज इट इज सेव है तो नॉन वोलेटाइल कहलाएगा। और लाइट जाने के बाद या कंप्यूटर को बंद करने के बाद, स्विच ऑफ करने के बाद अगर उसमें डाटा स्टोर नहीं किया हुआ है तो वो क्या होगा, वो आपका वोलेटाइल कहलाएगा। मतलब पावर सप्लाई ऑन है, तब तक डाटा है, उसके बाद बंद करने के बाद डाटा चला गया, स्टोर में सेव नहीं हुआ, तो वोलेटाइल हो गया। तो इसका नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल का सबसे अच्छा एग्जांपल जो आता है वो रैम है। रैम के अंदर डाटा तब तक रहता है जब तक इसमें पावर सप्लाई ऑन रहती है। आंसर्स देख लेते हैं इसमें। इसका आंसर सेकेंडरी है। बैकअप इसका आंसर गलत है, बैकअप नॉन वोलेटाइल में नहीं आता है। प्राइमरी आएगा ही नहीं क्योंकि प्राइमरी में रैम रैम आती है, और रैम जो एक तरह का वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी में भी देखो कैश मेमोरी क्या होती है तो बता दूं मैं आपको। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो आपको मालूम ही है, प्राइमरी में रैम हो गया, सेकेंडरी में आपकी जैसे यहाँ पे स्क्रीन में दे सकते हो, ये हार्ड डिस्क दी हुई है, सीडी हो सकता है, पुराने ज़माने के फ्लॉपी डिस्क हो गए, हालांकि अब यूज़ नहीं होता ये। आपका ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव दिया हुआ है, और एक स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है ना। अब इनके अलावा एक और मेमोरी होती है जिसको मैंने पिछले अभी बताया, मैंने रजिस्टर्स होते हैं जो कि फास्ट मेमोरी होते हैं, जो सीपीयू में यूज करते हैं। एक और मेमोरी जिसका नाम है कैश मेमोरी, है ना। ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जब तक लाइट है, पावर सप्लाई होना, तब तक इसमें डाटा सुरक्षित है। कैश मेमोरी क्या होता है कि बहुत ही अच्छा नाम, और आगे जाके फ्यूचर में जब पढ़ोगे आप हायर स्टडीज में तो कैश का काफी यूज होगा। कैश में हम उन चीजों को रखते हैं, मतलब कैश की मेमोरी में उन चीजों को हम लोग स्टोर करते हैं जिनको आपको लगता है कि फ्यूचर में आप फिर से आप उसका इस्तेमाल करोगे। देखो फिर अगर समझ नहीं तो दोबारा बताता हूँ। जैसे कोई आपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन चालू किया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही आपको ओपन करना है, तो जब आप फर्स्ट टाइम उसको ओपन करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से उठेगा, उठने के बाद वो रैम में जाएगा, और रैम में उसकी फाइल्स जाने के बाद, लोड होने के बाद, तब जाके आपको वर्ड पर टाइप करने का मौका मिलेगा, है ना। तो ये इसमें रहता है। अब उसके बाद एक ना, अगर आपने वर्ड खोला हुआ है, उसके बाद आपने एक और वर्ड की फाइल खोल दी है, तो होगा क्या कि वो दूसरी वर्ड की फाइल आपको विद इन से बहुत ही कम सेकंड्स में ओपन हो जाएगी स्क्रीन पे। तो ये कैसे हो गया? ये होता है कैश मेमोरी की वजह से। तो कैश मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है जहाँ पे हम उन चीजों को, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स हैं, हम वहाँ पे डाल देते हैं। जब भी हम किसी चीज को कंप्यूटर में ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मेन मेमोरी में ढूंढने के बजाय हम कहाँ ढूंढेंगे उसको? कैश मेमोरी में ढूंढेंगे। कैश मेमोरी छोटी मेमोरी होती है, इसमें उन सभी की लिस्टिंग रहती है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी खुल चुके होते हैं, इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी चीज को ओपन करते हो वो चीज तुरंत खुल जाती है। तो कैश में तो हमारा जो कंप्यूटर है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम रहता है, वो सबसे पहले चीजों को रैम में ढूंढने के बजाय हम लोग वो जाकर कैश मेमोरी में ढूंढता है। क्या वो प्रोग्राम कैश में पहले से ही मौजूद है? अगर नहीं मौजूद है तो फिर वो जाता है आपके कंप्यूटर के मेन मेमोरी में, यानी कि रैम में जाता है, फिर वहां से ढूंढता है, फिर चीजों को लोड कर वो आपके स्क्रीन पे दिखाता है। लेकिन उसको कैश मेमोरी में ही चीज मिल जाती है,
तो रैम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता है, और कैश मेमोरी में जो भी चीज के उस प्रोग्राम के बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो उसको लोड करके रैम में तुरंत और चीज़ों को चला देता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को फास्ट लोड करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मेनी डिफरेंट ऑपरेशंस। प्रोसेसर का कौन सा एक तरह हार्ट है जो बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस करता है? बताइए। सर अरिथमेटिक, बी। लॉजिक। बी मदरबोर्ड। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका है ए है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसेसर की, यानी कि सीपीयू की बात कर रहे हैं। तो सीपीयू का डायग्राम अगर आपको याद होगा तो ऊपर जो होता है मेमोरी आता है, और बीच में कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे आपका रहता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना? ये 3 पार्ट से आपका सीपीयू बना रहता है, हालांकि मेमोरी का पार्ट अलग ही रहता है। तो होता क्या है, हम यहाँ पूछ रहे हैं प्रोसेसर का हार्ट क्या है। प्रोसेसर यानी प्रोसेसर का मतलब ही देखो, प्रोसेस करना, किसी चीज को प्रोसेस करना है। अगर मैंने कंप्यूटर में किसी इंस्ट्रक्शंस को टाइप किया है तो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि कुछ उससे मैनिपुलेट करेगा, कुछ रिजल्ट देगा वो। तो रिजल्ट कौन देता है? आपका ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यही प्रोसेसर का वो पार्ट है या जो कि कैलकुलेशन करता है, अरिथमेटिक पार्ट। और लॉजिकल पार्ट आपका क्या करता है? डिसीजन लेता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंड और नॉट, ये सारे जो गेट्स होते हैं इसकी मदद से हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि हमें ये रूट अपनाना है कि दूसरा रूट अपनाना है, हमें यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है ना? या हमें सिग्नल को हाई करना है कि लो करना है, किसी की वैल्यू को 0 करना है कि 1 करना है। ये लॉजिकल यूनिट का पार्ट है। और अरिथमेटिक पार्ट चीज़ों को कैलकुलेशंस करने में, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अरिथमेटिक वाला पार्ट करता है। तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है ये आपका सीपीयू का जो होता है ये हार्ट होता है, ये याद रखना है। विच इज द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर? आपका आंसर होना चाहिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं। 18th क्वेश्चन है which of the following is not a characteristics of a computer? कंप्यूटर का कौन सा इसमें से, कौन सी ऐसी जो इसमें जो लिखा हुआ है फोर्थ 4 ऑप्शन, कौन सा इसमें उसकी विशेषता नहीं है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स सर नहीं है? बी। बी। बी आंसर सभी का है। यस सर। चलिए देखते हैं, सस्पेंस इसको हटाते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, बी है। देखो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका डिलीजेंस है। डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है कभी। मतलब कंप्यूटर साल भर के 365 दिन ऑन रहता है ना? जैसे गूगल का जो जीमेल का जो सर्वर है जिसमें आप अपनी मेल स्टोर सेव रखते हो, वो हमेशा ऑन रहता है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि जीमेल का सर्वर बंद हो गया हो। मेंटेनेंस की जगह पे हो सकता है बंद हो, लेकिन वो चालू ही रहता है ना? तो डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद एक्यूरेसी है, कंप्यूटर आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, कैलकुलेशन बिल्कुल डेसिमल पॉइंट्स में बिल्कुल सही रिजल्ट देता है। वर्सेटाइल है क्योंकि यह कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम नहीं करता, एक से एक समय में कई सारे काम कर सकता है। कंप्यूटर का पास जो चीज उसके पास नहीं है वो है आईक्यू है। क्यों नहीं है भाई? द कंप्यूटर सिस्टम हैज नो आईक्यू ऑफ इट्स ओन। इट डज ओनली व्हाट इट इज प्रोग्राम टू डू। इट कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑफ इट्स ओन। तो बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है, एक तरह कंप्यूटर में हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और उस प्रोग्राम को प्रोसेसर प्रोसेस करके आपके स्क्रीन पर आउटपुट देता है, यानी कि आपके काम को वो आसान बना रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि आप चीज़ों को फटाफट कर सकें। तो वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है।
है ना। हालांकि आज के डेट में हम लोग रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा काम भी हो रहा है अभी, लेकिन उसमें भी जो हमने जो प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया है, वो भी एक तरह का क्या है, हम लोग ही ने बनाए, ह्यूमन ने बनाया हुआ है, वो भी एक तरह का प्रोग्राम है ना। तो खुद का डिसीजन वो एक्यूरेट ले सके, इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। एट प्रेजेंट जो है खुद का हमारे इंसान जैसा जो आईक्यू है, वो अभी तक कंप्यूटर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, input devices that use a special ink that contain magnetizable particles of iron oxide। ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताना है जिसमें स्पेशल इंक यूज किया जाता है, और ये जो इंक होता है वो मैग्नेटाइजेबल, यानी कि उस इंक में जब उसको लिखते हैं तो उसमें मैग्नेट्स के बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क, सर डी। डी। लेकिन यहाँ पूछा गया स्पेशल इंक, इस पे ध्यान रखना, स्पेशल इंक और मैग्नेट्स। सोचो। सी। सी बोल रहे हो, चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर सही है, सी इसका आंसर है। तो इसमें होता क्या है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क जो होता है वो तो सीडी और डीवीडी वाले ऑप्टिकल डिस्क हो गए, तो उसमें स्पेशल इंक का कोई काम नहीं है, ये कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक डिस्क में भी स्पेशल इंक का कोई काम नहीं होता है, मैग्नेटिक ड्राइव से भी काम नहीं होता है। ये जो MICR है, इसका जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है। यहाँ पे ये बैंकों में यूज करते हैं MICR को। इसमें चेक के नीचे जो यहाँ का जो पोर्शन रहता है, ये वाला पार्ट, ये MICR कोड कहते हैं इसको। इसको जिनके पास स्पेशल पेन रहता है जिसमें कि मैग्नेट के पार्टिकल्स होते हैं, उसकी मदद से यहाँ पे इसको साइन भी कर सकते हैं या इसको नंबर लिख भी सकते हैं। इसको हम लोग फ्रॉड से बचाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो इंक होती है सभी के पास नहीं मिलती है, सिर्फ बैंकों के पास रहती है, या बड़े बड़े जहाँ ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल अब कम होने लग गया है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग आ गया है, उस केस में आजकल इसका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डिवाइस दिखाई गई है, और इसमें चेक को यहाँ रख के वो उसको स्कैन कर लेता है और बताता है कि ये इसका नंबर क्या है और किसके थ्रू है और सही है कि गलत है। तो ये MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। जिस मैग्नेट के इंक से आपने लिखा है उसके कैरेक्टर को रिकग्नाइज करता है, पहचानता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंसेस। उस ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो टेक्स्ट जो आप लिखते हैं उसको पढ़ के बताता है, वो बताइए। सर ए। सी। सही। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आता है सी आएगा, स्पीच सिंथेसाइजर्स। ये ऐसे देखो, स्पीच सेंसर तो सेंसिंग करने के लिए हो गया, ठीक है। कॉम्पैक्ट कन्वर्टर्स होते हैं, एक मिनट, इसमें फोटो हटाई नहीं मैंने। तो स्पीच सिंथेसाइजर्स क्या होते हैं, जो कि सिंथेसाइज करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपने टाइप की है, उसको स्पोकन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका स्पीच सिंथेसाइजर होता है। ये क्या करता है, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को स्पोकन सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका। आज का MCQ यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे 11:30 बजे। तो तब तक के लिए गुड बाय।